सोनिया गांधी जेल के अंदर होती। दीज आर स्टेटमेंट्स ऑफ अरविंद केजरीवाल जी। और वही लोग अचानक से, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं बच्चों की कसम खाता हूं, हम कभी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, वो हाथ तो छोड़िए चरणों में लेटे पड़े हैं कांग्रेस के। दो नेताओं के मिलने से कभी भी पब्लिक नहीं मिल रही है। अगर पब्लिक मिलती तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होती कि हमें 4% से 5% और ज्यादा वोट आएंगे, और मुझे लगता है 60% लोग बीजेपी की तरफ आएंगे इस चुनाव में। अब राजनीतिक संस्कृति कहती है कि भाई ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई निकले हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है। क्या किसानों को इस बात की खुशी नहीं होगी कि चौधरी चरण सिंह जी को यही सरकार है जिसने भारत रत्न दिया? भारत रत्न देना किसी को ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हो सकता है, और चौधरी चरण सिंह जी को अगर भारत रत्न देना कोई कहता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो फिर उसकी समझ को ध्यान देना पड़ेगा कि वो चौधरी चरण सिंह जी को समझता क्या है। कि हमें मांगने भी नहीं दोगे? बेसिकली वी आर डिमांडिंग, हम देश को कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई बहन अब की बार 400 पार करिए। 370 हटाया है, 370 तो भाजपा को दे दीजिए। अभी एक एमपी को 86 करोड़ रुपए जमा करने पड़े, बीजेपी का एमपी। अगर हमारे यहाँ भी कोई गलती किया तो ही इज पनिश्ड। मनीष सिसोदिया जी जेल में है, क्या कोर्ट भी बीजेपी है? अगर वो कहना चाहते हैं या कोई कहना चाहते हैं कि अरे कोर्ट देखो बेल नहीं दे रही है क्योंकि बीजेपी, ऐसा कैसे कह सकते? नाटक कितना दिन चलेगा? कब तक इवेंट करेंगे? अगर सही मायने में न्याय करते ना तो आज सोनिया जी को रायबरेली छोड़ करके कहीं और नहीं जाना पड़ता। Hello and welcome to HT's talk show, The Interview, and our special segment, Elections 2024, The Big Picture. He is an interesting combination of an actor, singer and politician. He has an enviable fan following, and even when he discusses politics, he prefers to do it in verse. I am talking about none other than Manoj Tiwari of the BJP, who is a name to reckon with in Bhojpuri cinema. But today, none of that. He speaks to us as an MP and says all that the BJP would wish to hear. Manoj Tiwari here with us in our special segment, Elections 2024, The Big Picture. Welcome to the show, Manoj Tiwari, and thank you for being here with us. Thank you so much, Kumkum ji. Let me begin with Delhi and the elections. How do you see the AAP and the Congress tie-up? जो आप और कांग्रेस का सीट शेयरिंग का टाई-अप हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? Basically, Delhi is shocked, and people are laughing on this coalition. क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते थे। भाई जब आम आदमी पार्टी आई तब कोई बीजेपी का शासन तो था नहीं दिल्ली में, कांग्रेस का शासन था। उन्हीं के खिलाफ बड़े बड़े बंडल लेके आए, उन्हीं को गालियां देते हुए आए, उन्हीं को जेल भेजने के लिए। सोनिया जी को जेल में डालना चाहिए। अगर ईडी और सीबीआई हमारे पास होती तो सोनिया गांधी जेल के अंदर होती। दीज आर स्टेटमेंट्स ऑफ अरविंद केजरीवाल जी। और वही लोग अचानक से, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं बच्चों की कसम खाता हूं, हम कभी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, वो हाथ तो छोड़िए चरणों में लेटे पड़े हैं कांग्रेस के। तो दिल्ली रियली शॉक्ड है कुमकुम जी। दूसरी चीज कि इस कोलिशन ने बड़ा अच्छा काम किया। दिल्ली की जनता की आंखें पता नहीं और कितने साल में खुलती, वो खुल गई कि ये सत्ता लोभी लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ये बातें बहुत बड़ी बड़ी की है, लेकिन जो रियल इनका आइडेंटिटी है वो है सत्ता किसी तरह मिल जाए
जो अपना घर भरने में काम दे। दिल्ली की गलियों से कोई मतलब नहीं, दिल्ली को पानी कैसा मिल रहा है कोई मतलब नहीं, दिल्ली का सीवर जाम है कोई मतलब नहीं, दिल्ली की यमुना जी गंदी है कोई मतलब नहीं, दिल्ली का प्रदूषण दुनिया का सबसे खतरनाक है उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो अपना घर भरना है। ये जो एक्सपोज हुआ है उसमें मुझे लगता है कि भगवान ने भी बहुत भूमिका अदा की है। इस मापदंड से कि केजरीवाल ने एक समय में ये कहा और आज चरणों में लेट गए जैसे आप कह रहे हैं, इस मापदंड से नीतीश कुमार ने कहा था चाहे कुछ हो जाए इस जन्म में मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। वो तो चुनाव लड़े साथ में ना। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज कोलिशन। 2005 से कोलिशन चला रहा है नीतीश जी का और बीजेपी का, इसलिए वो दूसरी बातें कहते हैं तो उस पे लोगों को आश्चर्य होता है। यहां फर्स्ट लाइन है कि हम बच्चों की कसम खाते हैं कभी किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो व्हाट इज योर ओरिजिन? नीतीश जी ने पहले कोलिशन किया है और बीच बीच में वो चले गए आ गए, तो जनता इस बात से दुखी है कि अरे तुमको तुमने वोट दिया था मोदी जी के साथ रहने के लिए, तुम कहाँ चले गए भैया? तो वापस सुबह का भूला शाम को घर आ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की कहानी अलग है। दुनिया में सारे चोर हैं, हम ही ईमानदार हैं, पूरी तरह से तार तार हो गई है इमेज। पर ये बताइए कि इलेक्टोरली इसका प्रभाव बीजेपी पर क्या पड़ेगा? हाउ विल इट एडवर्सली अफेक्ट दिस कोलिशन? हाउ विल इट इलेक्टोरली एंड एडवर्सली अफेक्ट द बीजेपी? इट विल बेनिफिट टू बीजेपी। कैसे? इन दिल्ली अरविंद केजरीवाल सोचते हैं यार मेरे ऊपर इतने भ्रष्टाचार के केस हो गए, मैं जेल जाऊंगा, चलो कम से कम कांग्रेस का साथ ले लिया जाए। वो अपने मतलब में जा रहे हैं कांग्रेस के पास। तो अलायंस तो हर पार्टी मतलब से करती है, लेकिन इधर का ट्रेंड देखिए देश का। दो नेताओं के मिलने से कभी भी पब्लिक नहीं मिल रही है। अगर पब्लिक मिलती तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होती। देखिए, जब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है जो लास्ट टाइम हुआ, उससे बीजेपी को बेनिफिट मिलता है। अब अलायंस के बाद 1-on-1 है, स्ट्रेट कॉन्टेस्ट है, उससे बीजेपी को शायद नुकसान हो सकता है। ये आप जो कह रही हैं वो एक पुरानी प्रथा है, बट पॉलिटिकल कल्चर है चेंज्ड। अब राजनीतिक संस्कृति कहती है कि भाई ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई निकले हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है। इसलिए मैं तो बड़ा खुश हूं, मैं इस कोलिशन से बहुत खुश हूं। घोर निराशा है उनके अंदर। कितना तोड़ने की कोशिश की है आपने? नहीं, हमको तोड़ने की कोशिश, जब 56% वोट लेता हो उसको तोड़ने की कोशिश क्या करनी है कुमकुम जी? लेकिन जिनका दिल टूट गया है, अरविंद केजरीवाल को कोई बहुत सालों से जानने वाले लोग नेता नहीं माने थे। बात अच्छी थी, उनके थॉट्स अच्छे थे, उसके कारण कई लोग नौकरी छोड़ करके इस्तीफा दिए, आकर के आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो गए। बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े विद्वान आए कि यहाँ लगता है नई राजनीतिक शुरुआत हो रही है। वो ऐसा गिरे हैं। अच्छा, समय के साथ उनको लगा कि नरेंद्र मोदी जी का कोई जोड़ा नहीं है इस देश के पॉलिटिशियंस थॉट में। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो एक गरीब से लेके, महिला से लेके, युवा से लेके, किसान से लेके, एंटरप्रेन्योर से लेके, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके, इन सब लोगों को सुविधा कहाँ चाहिए और किसको कहाँ समझाना है कि भैया ये रास्ता छोड़ दो, नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया तो कोई सोच नहीं सर रहा है। या इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना फायदा पहुंचाना चाहिए? इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाने वाली ये सरकार है ही नहीं। ये सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने वाली है। और फिर भी फार्मर स्ट्राइक कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट का मैं नाम नहीं लूंगी। बिहार के फार्मर क्यों नहीं स्ट्राइक कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के फार्मर क्यों नहीं स्ट्राइक कर रहे हैं? उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, क्या ये किसान नहीं होते हैं? उनकी भी डिमांड्स हैं जो ये लोग आगे से लेकर चल रहे हैं। सो टू से कि वो लोग नहीं कर रहे हैं इज नॉट राइट ना। देखिए, जब जिनकी प्रॉब्लम होती है तो वो आता है, कोई भी प्रदेश हो। लेकिन आज के दिन में एक राज्य के भी सारे लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। किसानों के लिए तो नरेंद्र मोदी जी कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हों। तो जो आप कह रहे हैं और जो मुझे समझ आ रहा है कि
जो एजिटेशन है वो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है और रियल नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हाँ। मोटिवेटेड है। अगर ये सब है, व्हाई इज देन द गवर्नमेंट वांटिंग टू टॉक टू देम? बिकॉज हम कन्वर्सेशन बंद करना ही नहीं चाहते हैं। उसके कारण बहुत सारे रियल किसान भ्रमित हो रहे हैं। वो तो हमारी बातचीत से ही, अभी भी जो रुके हैं वो बातचीत से ही रुके हैं कुमकुम जी। और इसलिए हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बातचीत को बंद कर ही नहीं सकती, न कभी करना चाहेगी, नेवर। हाँ, जो गलत एलिमेंट होंगे, अगर वो गलती करेंगे तो उनको अपनी गलती के लिए सजा जो मिलेगी। कानूनन जो चीजें हैं उसके लिए एक्सेप्ट करना चाहिए। सजा की बात या गलती की बात में, दिस गवर्नमेंट, द परसेप्शन इज, ये गवर्नमेंट एक क्रैकिंग द विप वाली पॉलिसी पे चलती है, और वो समवेयर अलोंग द लाइन जितनी आपकी पॉपुलैरिटी स्कीम्स हैं और जो हुई है वेलफेयर स्कीम्स, उनको कैंसिल कर देती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर सकती। हम तो सारे पत्थर सीने पे ले लेते हैं। हम ही ने किसानों के आंदोलन से तीनों फार्मर्स लॉ कैंसिल कर दिए। वो अरविंद केजरीवाल नहीं थे, वो राहुल गांधी नहीं थे, वो नरेंद्र मोदी जी थे। एग्जैक्टली तो अगर आप जो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसमें This- एक सेक्शन है फार्मर्स एजिटेशन, दिस एजिटेशन, दिस टाइम, this time, so the government is still wanting to talk to them. So why would ओह, मैंने आपको कहा ना कि इसके कारण कई किसान, रियल किसान भ्रमित हो रहे हैं। उनसे तो हमें समझाना पड़ेगा, उनसे तो बात करनी पड़ेगी। हम उनसे बात इसीलिए कर रहे हैं कि जो रियल किसान है वो समझ जा रहे हैं। आपने देखा ना, किसान कई लोग निकले लेकिन उनको लगा रही है तो गड़बड़, गलत है, तो वापस भी गए। पर एजिटेशन खत्म नहीं हुआ। एजिटेशन तो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजिटेशन इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होता। इलेक्शंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? देखिए, हर चीज को हम इलेक्शन से जोड़ के ही नहीं देखते। देश में कई बार कुछ कोशिशें शांति भंग की भी होती हैं, वो हर स्तर पे उसको डील करना चाहिए और उसका रास्ता निकालना चाहिए। उसी आधार पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जा रही है। मनोज जी, इस एजिटेशन का टाइमिंग देखिए, राइट ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शन, तो इलेक्शन से तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको। हाँ, तो भी हम उसको ऐसा तो नहीं कर रहे कि लोगों को लाठीचार्ज कर दिया। लोगों को समझाने का हमने भरसक प्रयत्न किया है। देखिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार में ही हो सकता है कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो करके किसानों को भ्रमित करते हैं, फिर भी ये सरकार प्यार से बात करके, कम्युनिकेशन से समझाती है और उसमें किसान समझ भी रहे हैं। बड़े स्तर पे किसानों को समझ में आया। क्या किसानों को इस बात की खुशी नहीं होगी कि चौधरी चरण सिंह जी को यही सरकार है जिसने भारत रत्न दिया? तो वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। भारत रत्न देना किसी को ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हो सकता है, वो तो निर्णय है। और चौधरी चरण सिंह जी को अगर भारत रत्न देना कोई कहता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो फिर उसकी समझ को ध्यान देना पड़ेगा कि चौधरी चरण सिंह जी को समझता क्या है। तो उन किसानों को समझ में तो आएगा कि भाई सरकार का तो ये रुख है। और आज किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी कह दीजिए कि 2014 में एमएसपी क्या थी। मैं भी किसान हूँ, 244 बीघे का किसान हूँ मैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 2013 में जहां हमको 1100 रुपया क्विंटल धान एमएसपी होती थी, आज हमारा 2100 रुपया, 2140 रुपया क्विंटल धान है। हम कैसे नहीं खुश होंगे? जो एक नरेंद्र मोदी जी का एक वादा था कि हम किसानों को उनकी लागत का डबल फायदा देंगे, तो करीब 16-17 सेक्टर में हम दे भी रहे हैं। जब वादों की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के 2 वादे हैं जिसको ऑपोजिशन बार बार उठा रही है, और शायद ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। एक रोजगार और दूसरा कीमतें, प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उन दोनों पे शायद वो खरे नहीं उतरे। नरेंद्र मोदी सरकार से ये देश का युवा खुश है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही। नहीं मिली है। ये जो एक विपक्ष का एक बनाया जाता है ना, एक खड़ा किया जाता है झूठ का महल, वो पूरी तरह सत्य नहीं है। और हम कहाँ कह रहे हैं कि हमने सबको दे दिया। हम इतनी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के बावजूद भी यूथ को आज उनको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, नए उद्यम उसको उनको करने के लिए तमाम सुविधाएं दे रहे हैं।
ऐसा तो है नहीं कि हम कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं होते तो राजस्थान ऐसे नहीं जीत जाते, मध्य प्रदेश वैसे ही नहीं हमारे पास 5वीं बार आ जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट भी वापस जीत के नहीं आते, या चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन भी नहीं जीतते जो कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया। अब कहने के लिए तो आप, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत कहा जाएगा कि मन भोग में ही कड़ी, मतलब खूब अच्छा हलवा खा रहे हैं उसमें कंकड़ डाल दो। चंडीगढ़ की बात दैट इज डिफरेंट, जिसने गलत किया होगा उसको सजा मिलेगी। इतनी बड़ी चीज़ों में चंडीगढ़ को लाना किसी बीमार मानसिकता का परिचायक हो सकता है। चलिए, आई विल टेक दैट ऑन मी। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, ये आपका आरोप थोड़ी है, आप उन्हीं की बात कह रहे हो ना जो लोग कह रहे हैं। झूठ के महल की बात आपने की और कहा कि ऑपोजिशन झूठ का महल खड़ा करती है। यही चार्ज ऑपोजिशन बीजेपी पे लगाती है कि हाइप क्रिएट हो रहा है 400 से पार, 370 से पार, और इस हाइप या पब्लिसिटी ब्लिट्स या जो भी आप कहें, वही आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं। देखिए, हम वहाँ मांग रहे हैं उसको, मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ कि हमें मांगने भी नहीं दोगे। हम कह रहे, मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार, तो मांग रहे हैं ना। मांग नहीं रहे, कह रहे हैं नहीं। कि अब की बार यही होगा। स्टेटमेंट है, इट्स नॉट प्लीज गिव अस 400 और प्लीज हमें आप 400 से जिताएं, ऐसा नहीं है। अब की बार 400 के पार। ये तो विपक्ष ऐसा समझ ले रहा है, अब वो उसको लग रहा है कि यार 400 हो जाएगा मोदी जी कहने से, तो हम क्या करें। बेसिकली वी आर डिमांडिंग, हम देश को कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई बहन अब की बार 400 पार करिए। 370 हटाया है, 370 तो भाजपा को दे दीजिए, आना चाहिए, यही तो कह रहे हैं। अब राहुल गांधी को लगेगा अरे मोदी जी ने कह दिया तो देश वाले कर देंगे, तो ये मोदी जी का बड़प्पन है, मोदी जी के प्रति विश्वास है देश का। अब आपके प्रति नहीं है तो हम क्या करें। जिस विनम्रता से आप ये कह रहे हैं, शायद वो ट्रांसलेट नहीं हो रही है। नहीं कुमकुम जी, देखिए, कोई भी आदमी जब कोई नारा बनाता है तो ऐसे ही बोलेगा ना, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो हम तो नारा इसलिए देते हैं कि उसको जनता कर दे। ये बताइए कि इस 400 पार के स्लोगन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बीजेपी को क्या ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और क्या गैप्स हैं जो उनको प्लग करने पड़ेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है कुमकुम जी, अगर देश के लोगों को ये विश्वास हुआ है तो हमने कुछ किया है। 50 करोड़ पहली बार बैंक से जुड़े लोग, 100 रुपया भी देना है उनके अकाउंट में, गैस सब्सिडी देनी है अकाउंट में, किसान को देना है अकाउंट में, उनको घर देना है महिलाओं के खाते में। लोगों को असर तो पड़ता है ना कुमकुम जी। 400 के आसपास जो सोच रहे हैं, हम इसी आधार पे जा रहे हैं कि देश की जनता ये समझ गई है कि ये लोग रियली गरीब, यूथ, महिला, किसान फेवरेबल सरकार है मोदी जी। फेयर इनफ, पॉइंट वेल टेकन। फिर भी कुछ गैप्स हर पार्टी के होते हैं, रियलिस्टिकली वीकनेसेस होती हैं, और आंकड़ा छोड़ दीजिए 400 370, उसकी बात नहीं कर रही। फिर भी जो अभी से जो इलेक्शन आने वाला है उसमें जो गैप्स है, पहले तो वो गैप्स क्या हैं और इनको कैसे फिलअप किया जा सकता है ये 400 का सपना पूरा करने के लिए। हाँ, जैसे देखिए, अभी हम ये तो दावा नहीं कर सकते कि देश के सारे बच्चों को एकदम शिक्षा अच्छी मिलनी शुरू हो गई है, हमें वहाँ तक पहुँचना है। हम 4 करोड़ 21 लाख को घर दे दिए, बेघर को, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते अब कोई बेघर होगा ही नहीं, इसलिए हम अगले 5 साल में 2 करोड़ को और देंगे, ये भी हम प्लान कर रहे हैं। हमें कुछ चीज़ें लगातार करनी पड़ेगी। बच्चे, जनसंख्या आती रहेगी, उनको रोजगार देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इतने को दे दिया अब आगे देना ही नहीं है। अभी तो बहुत कम को दिया है। हाँ, नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने सबको दे दिया, लेकिन हम जिस स्पीड से चल रहे हैं, हम जहाँ जितने लोगों को नौकरी देने वाला बना चुके हैं, आप देखिए दुनिया में कोई देश नहीं है जितना स्टार्टअप हमारे देश में शुरू हुआ। कुमकुम जी, प्लीज कम एंड बी जॉब गिवर, उसको अंग्रेजी में अगर सही बोल रहा हूं, जॉब देने वाला बनिए। तो इसके कारण ह्यूज डिफरेंस आया है, लेकिन उसके बाद भी
हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे यूथ को हमें काम देना है और वो सफल होगा हमारे देश के विकसित बनने के साथ। और हमारा 2047 तक नरेंद्र मोदी जी का प्लान है, जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं 2047 तक हम विकसित होंगे। विकसित का मतलब ही है रोजगार के लिए किसी को दिक्कत नहीं, पानी पीने के लिए किसी को दिक्कत नहीं, और यहाँ तक कि समाज में सुरक्षा। देखिए, इसी शासन में कड़ा कानून बनाना कि आप बच्चियों के बलात्कार करने पे फांसी की सजा और लटकाया गया। हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया संसार को लटकाने के लिए फांसी पे हम कानून बनाते हैं, मगर डर, जन जागरण, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी को ही क्यों करना पड़ा, ये सवाल है। एग्जैक्टली तो जो डर है वो एक प्रिंसिपल है बीजेपी गवर्नमेंट का। फियर, इंस्टिल फियर। अपराधियों में डर नहीं होना चाहिए। मैं ऑपोजिशन की बात कर रही हूँ। आप हमारे साथ चलिए, लिसन टू अस, वॉक विथ अस, एल्स ईडी नॉक्स एट योर डोर। ऑपोजिशन को जितना फियर या जितना अनलीश किया गया है ईडी या ऐसी एजेंसी से, इसका क्या लॉजिक है? और या आप ये कह रहे हैं कि सारे गुनहगार ऑपोजिशन में हैं और बीजेपी में कोई ब्लैक शीप नहीं है? और क्योंकि अगर आप कानून की बात कर रहे हैं और जो गलत है, तो फिर बीजेपी को भी के भी घर, किसी बीजेपी के घर में तो ईडी जानी चाहिए। बहुतों के घर में गई है। रियली? अभी एक एमपी को 86 करोड़ रुपए जमा करने पड़े, बीजेपी का एमपी। बट क्या है कि उसको मीडिया उठा नहीं रही है। एंड देयर आर डजन्स केस, दर्जनों ऐसे केस हैं जहां बीजेपी का कोई व्यक्ति, उसके ऊपर आरोप लगा, उसको जांच का सामना करना पड़ा। तो ये चीज़ें उभर कर क्यों नहीं आती? और आप कह रहे हैं मीडिया नहीं उठाती है। बीजेपी का जो सोशल नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग है कि उनको मीडिया की ज़रूरत ही नहीं है। मैं 7-8 इंटरव्यू में तो मैं ही बोल चुका हूँ। आप उसको हेडलाइन नहीं बनाते, हम क्या करें? अब क्या है, हम तो इतना हिम्मत करके बोल दे रहे हैं। अब किसी दिन वो एमपी चले ना आए हमारे पास कि जिसको कोई नहीं चर्चा करे, तुम क्यों कर रहे हो? बीजेपी को एज अ पार्टी ये चर्चा मतलब करनी चाहिए। अब हम, हमारे यहाँ भी कोई गलती किया तो ही इज पनिश्ड। अब आप सोचती हैं मैं ढोल बना के उसी को पीटता रहूं। पर मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ऑपोजिशन कह रही है कि ईडी हमारे घर आ जाती है, और ये एक परसेप्शन हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि परसेप्शन है कि ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। और अगर बीजेपी को भी टारगेट किया जा रहा है तो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसको सामने क्यों नहीं लाते हैं आप लोग? अभी लास्ट बहस में जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह जी ने फ्लोर पे, सदन के फ्लोर पे कहा, उनका स्टेटमेंट इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है। उन्होंने बोला कि हमने नरेंद्र मोदी जी का इशू बेस्ड विरोध किया, नीतीश जी ने विरोध किया, सरकार बदल दी, हमारे यहाँ ईडी क्यों नहीं आई? इसलिए कि नीतीश कुमार जी तो विलिंग पार्टनर इन क्राइम थे। नीतीश कुमार जी जब उनके लिए इंडिया अलायंस का दरवाज़ा बंद हो गया और उनको लगा कि अब खड़गे जी को क्राउन दिया जा रहा है, द बेस्ट बेट इज देम, तो नीतीश कुमार जी का आप एग्जाम्पल प्रिंसिपल पे नहीं दे सकते। ईडी तो नहीं गई क्योंकि नीतीश कुमार जी बीजेपी के पास आ गए। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे विरोध में चलते हैं, उन पे कहाँ ईडी काम कर रही है? मैं देश के लोगों से प्रार्थना करता हूँ, जो भी विद्वान लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के पूरे कार्यशैली, वर्क कल्चर, इसको ध्यान में देते हुए ना, अगर अभी भी आपको डाउट है कि ईडी कहीं जाती है कहीं नहीं जाती है, तो ये आपकी गलतफहमी है। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी इस दायरे में आए हैं और उनको भी अपनी बेगुनाही सिद्ध करनी पड़ी है, या फिर जो भी ड्यू वर्क है उसमें शामिल होना पड़ा है। आपके दावे को स्वीकार अगर किया जाए, एंड आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट इट, व्हाई इज इट कि ये बात बीजेपी जैसी पार्टी जो कई बार झूठ का महल भी खड़ा करती है, पर अगर ये सच्चाई है तो बीजेपी इसको सामने क्यों नहीं लाती है? इट इज़ ओनली बेनिफिशियल फॉर द बीजेपी। मैम क्या है, अभी जैसे झारखंड की एक घटना हुई, हेमंत सोरेन जी 10 सम्मन पे नहीं गए। इज इट गुड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड ऑर्डर? आप बात बदल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को 7वां सम्मन गया है, आपको जाकर के जवाब ही तो देना है। और फिर मनीष सिसोदिया जी जेल में है, क्या कोर्ट भी बीजेपी है?
जो ईडी हो या सीबीआई हो या थाना हो, पुलिस हो, अगर आप उन सवालों का जवाब देने में डर रहे हैं तो आप अपने चेहरे पे लिख के घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कि मैं चोर हूं, मैं जवाब नहीं दे सकता, और जनता इस पे विश्वास कर रही है कि हाँ ये चोर है। चलिए, You should आपने reply. टॉपिक बदल दिया तो मैं भी बदल देती हूँ। लेट्स कम बैक टू दिल्ली। डू यू थिंक एक टफ कॉल होगी बीजेपी के लिए आपकी नॉर्थ ईस्ट कंस्टिट्यूएंसी में कि वो कांग्रेस को फेस कर रही है और आपको नहीं कर रही? डज इट मेक इट डिफिकल्ट? बहुत आसान हो गया है। कांग्रेस तो है ही नहीं दिल्ली में। ये लोग दोनों लोग ना अभी एक गांव घर में कहावत नहीं, इतना घिना दिए हैं लोग अपने कर्मों से, दिल्ली के लोगों को साफ पानी के लिए संघर्ष करना पड़े, दिल्ली के लोगों को नाले जाम और जल जमाव की स्थिति आती, बारिश आते ही यहाँ जल समुद्र बनता। आप देखिए कि मोहल्ला क्लिनिक भी लोगों को लूटने के लिए बनाए जाते। तो कुल मिला के हमारा ये मतलब है कि ये दोनों पार्टियां, इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया 25 साल में, और आज वही दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। गलियों में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को दिल्ली में वॉकओवर मिल गया। चोर चोर मौसेरे भाई, ये गीत जैसा बज रहा है दिल्ली की हर गली में। एक बात ये भी चल रही है कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी अब ये दिल्ली ना रहकर आप दिल्ली के बाहर बिहार से इलेक्शन लड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी यही चाहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी को सोते जागते मनोज तिवारी की परछाइयाँ आती हैं, और हमारा शपथ है कि ऐसे भ्रष्ट, ऐसे जनविरोधी, ऐसे युवाओं को शराब के नशे में ढकेलने वाले व्यक्ति को जब तक हम दिल्ली से रुखसत नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि आप दिल्ली से रुखसत हो जाए। जी। बीजेपी क्या चाहती है? अब बीजेपी तो हमें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो जिसको प्रदेश अध्यक्ष बना दे पार्टी, उसी को पार्टी कहेगी तुम जाओ कहीं और। बना दिया और हटा भी दिया। नहीं हट, क्यों मैं 6 महीना में हट गया था क्या? कुमकुम जी, आप तो इतने लंबे समय से हैं। हमारे यहाँ सबका कार्यकाल 3 साल का होता है, फिर ये लाइन कहाँ से आ गई हटा दिया? लोकतंत्र है हमारे यहाँ। मैं 3.5 साल अध्यक्ष था। तो मतलब आप चुनाव दिल्ली से ही लड़ेंगे? ये तो पार्टी जानती है, लेकिन हम दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली के सांसद हैं, दिल्ली के अध्यक्ष रहे। मुद्दे की बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को प्रॉब्लम है मनोज तिवारी से, और वो प्रॉब्लम बनी रहेगी उनके लिए जीवन में। बट एक जो पार्टी ऑन द राइज है, जो बीजेपी है, एंड डेवलपमेंट स्कीम्स हैं आपकी, वेलफेयर स्कीम्स हैं, फिर समवेयर ये अग्रेसिव अटैक्स, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो जो कांग्रेस और राहुल गांधी पे करते हैं, या आप, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर अटैकिंग केजरीवाल, isn't there anything more the BJP can talk about? हम तो बहुत संस्कारिक अटैक करते हैं। हमारे किसी भी लाइन में, अभी भी जो आपसे बात बोला हूँ ना, अरविंद केजरीवाल के साथ जी जरूर लगा होगा, बिकॉज वी आर बीजेपी। हमारा कल्चर है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पार्टी के लोग हैं, अटल जी के पार्टी के लोग हैं, श्यामा प्रसाद जी के पार्टी के लोग हैं, मोदी जी के पार्टी के हैं। हम अपनी भाषा में संस्कार नहीं छोड़ेंगे। वो क्या कहते हैं आप देख लीजिए, चाय बनाने, चाय बेचने वाला, तो कोई कहता है मौत का सौदागर। How correct was it for the Prime Minister to say कि opposition in Parliament visitors gallery तक सीमित हो जाएगी? तो वो अपने करनी से हो ही रही है, इसमें कोई बिलो द बेल्ट लाइन नहीं है। You know, ये जो 400 के पार का कॉन्फिडेंस है, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ओवर कॉन्फिडेंस, क्रिटिक्स ये कहते हैं दैट दिस कैन बी और मे बी लाइक द इंडिया शाइनिंग कैंपेन, जब बहुत सारे मंत्री एस्पिरेंट्स जो थे उन्होंने अपने नए पोशाक भी सिलवा लिए थे, थिंकिंग कि आज तो हम शपथ लेंगे, while 2014 the results were very different. देखिए, आज का भारत जगा हुआ भारत है, और आज नरेंद्र मोदी जी जो भी बात कह रहे हैं वो देश के जनता के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कह रहे हैं। वास्तविकता ये है कि इस देश के लोगों से हमने कितना सीट ज़्यादा मांगा। पिछली बार हम
303 तो केवल भाजपा है, तो हमने 67 सीट और ज़्यादा मांगी है, और 353 के आसपास बीजेपी है, तो वहाँ हमने 47 सीट ज़्यादा मांगी है। तो इतना तो अधिकार बनता है भारत के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने कितनी सारी चीज़ें, मतलब हम देखिए गांव के लोग हैं कुमकुम जी। मैं 24 साल तक मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। मैं अपनी माँ को हमेशा चूल्हे के धुएं में उसको परेशान देखा है। हमारे घर में जो जहाँ दही जमाया जाता था ना, दूध गर्म करते थे, वो घर का छत हमारा काला होता था। आज वो काला नहीं होता। दूध आज भी जम रहे हैं, दही आज भी बन रही है, लेकिन मेरी माँ की आँख को फायदा है। ये किसने सोचा? और एक दो लोगों के लिए नहीं, लगभग 11.5 करोड़ घरों के लिए सोचा। हम ऐसे लोगों को, जिनको सिर्फ इसलिए उनकी बहुएं बीमार हो जाती थीं कि घर में टॉयलेट नहीं होता था, हमने उनकी ज़िंदगी में बदलाव होते देखा। उन्होंने कम मांगा है 400। मुझे तो लगता है कि इस बार जो कांग्रेस का एक इमोशनल वोटिंग था ना, जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, उस समय देश ने जो कांग्रेस को सपोर्ट किया था, वो भी अगर रिकॉर्ड टूट जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाकी देश की जनता मालिक है, हमने हाथ फैलाया है, वो देंगे। ये बताइए, साउथ का चैलेंज कैसे मीट करेंगे? क्योंकि नॉर्थ में जो आप बात कह रहे हैं, इट्स फाइन, व्हाट अबाउट द साउथ? और कितना बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए? साउथ में, केरल में हमारे पास सांसद नहीं है। साउथ में, कर्नाटक में हमारी सरकार चली गई, लेकिन जाने के बाद जो वहाँ स्थिति आई है, हम फिर से सारी की सारी सीटें जीत लें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए साउथ अब हमारे लिए चैलेंज नहीं है। साउथ हमारे लिए अब एक बहुत ही तेजी से उभर रहा एक भारतीय जनता पार्टी के लिए आशा का केंद्र है। ये बताइए कि इंडिया अलायंस से बीजेपी को कितना खतरा है? अलायंस तो टुकड़े टुकड़े हो गया, अलायंस तो खत्म हो गया। अब तो सीट शेयरिंग हो रही है, अब काफ़ी जगह पर स्टिच अप हो रहा है। जो पहले जो आप बात कह रहे हैं, श्योर 2 हफ्ते पहले था, बट नाउ इट सीम्स टू बी कमिंग टुगेदर। नहीं, अब तो हो रहा है कि कौन कितना सीट हारेगा, इसके लिए लोग बैठ रहे हैं। अब वो जीतने के लिए नहीं बैठ रहे हैं। उनके चेहरे के भाव देख लीजिए, उनके आपस के स्टेटमेंट्स देख लीजिए। मगर आज भी मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि उनके कुछ नेता मिले हुए हैं। जो लोग थे, उनका हर पार्टी का, जो कट्टर सपा का होगा, जो कट्टर बसपा का होगा, जो कट्टर कांग्रेस का होगा, जो कट्टर टीएमसी का होगा, उसका भी सेकेंड ऑप्शन अब कांग्रेस या सीपीएम या सीपीआई नहीं हो सकती, बीजेपी होगी। फाइनली, राहुल गांधी की यात्रा पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? अगर सही मायने में न्याय करते ना, तो आज सोनिया जी को रायबरेली छोड़ करके कहीं और नहीं जाना पड़ता। राहुल गांधी जी को अमेठी छोड़ करके वायनाड नहीं जाना पड़ता। पता नहीं वायनाड में भी क्या हो गया, सीपी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना घोषित कर दिया। राहुल गांधी जो जिन कुछ विदेशी शक्तियों के, देश विरोधी शक्तियों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, वो अब राहुल गांधी को बहुत भारी पड़ने वाला है। अब लोगों की नज़रों में वो एक सिर्फ इवेंट के कैरेक्टर बन के रह गए। मैंने जब ये प्रोग्राम में आपको इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने कहा था मनोज तिवारी स्पीक्स पॉलिटिक्स ऑल्सो इन वर्स, कि वो पॉलिटिक्स में भी काव्य शैली लाते हैं। खैर, ये इंटरव्यू तो बहुत प्रोज में रहा। एंड करने से पहले लेट मी रिक्वेस्ट यू, कि मैं तो हमेशा गुनगुनाते रहता हूँ। मेरा एक थॉट है कि लोकतंत्र के महासमर में भारत की तैयारी है, सेवा करके खड़े हैं मोदी, अब जनता की बारी है। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला,
जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। ये हमारे देश का भाव है। भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। तीसरी बार, बड़ी विनम्रता से, बड़े भाव से, तीसरी बार फिर से नमो हैट्रिक वी नीड फ्रॉम कंट्री। Manoj Tiwari ji, thank you very much. Thank you for your time and thank you for being here with us and for concluding this program on a song.